गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन से। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, ये जो डेट ऑफ पार्टनर था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। उसका जो एमसीक्यू बाकी है वो हम लोग कर लेते हैं। ये वाला ठीक है, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज वो बाकी था वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले बोला है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप comes to an end on death of a partner। तुम लोग को बताना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। फॉल्स। फॉल्स होगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी पार्टनर का डेथ होने का मतलब कि पार्टनरशिप ही बंद हो जाए। अच्छा इसके बाद लीगल हायर ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्टनर इन द फर्म। मतलब जो लीगल हायर है क्या वो खुद ब खुद पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो जाएगा? फॉल्स। ये भी false। इसके बाद ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है। तो डेथ का इतना क्वेश्चन क्यों रिवैल्यूएशन? Any reserve appearing in the balance sheet on the date of death of partner is transferred to all partners capital account in their profit sharing ratio। बोल रहा है कि अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो होगा, ठीक है, कोई भी अगर रिजर्व था और वो जो पार्टनर का डेथ हो गया है किसी का, तो वो रिजर्व पार्टनर सारे पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। बोल रहा है कि जो लीगल हायर है उसको सिर्फ कैपिटल मिलता है। फॉल्स। इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का डेथ होने से गुडविल एडजस्ट करना नेसेसरी नहीं। फॉल्स। ऐसा नहीं है, नेसेसरी होता है। अगर गुडविल है तो नेसेसरी है, करना पड़ेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट है ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि अगर डेथ हो जाता है तो कंटिन्यूइंग जो पार्टनर है वो अपना वो एग्री हो सकते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन को चेंज करने को लेके, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पीएसआर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ट्रू। हाँ क्यों नहीं? On death of a partner, the firm gets surrender value of the joint life policy। डेथ होने पे surrender value मिलता है जेएलपी का, फॉल्स। पॉलिसी वैल्यू मिलता है। Only legal hire of deceased partner are entitled to amount received from JLP। बोल रहा है कि सिर्फ लीगल हायर जो है डिसीज पार्टनर का उनको मिलता है जेएलपी का अमाउंट। ट्रू। जेएलपी का अमाउंट तो सभी को मिलेगा। जो जिसका डेथ हो गया उसके नाम का जब पॉलिसी वैल्यू आएगा तो वो डिसीज्ड पार्टनर को तो मिलेगा ही, मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो मिलेगा, बाकी लोगों को भी तो मिलता है। ये वाला क्या होगा? अब देखते हैं ये एमसीक्यूज यहाँ पर क्या बोला है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट representative of deceased partner is entitled to the deed to the dead partners share। अच्छा बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो डिजीज्ड पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या क्या मिलेगा, डेट पार्टनर के शेयर के हिसाब से क्या क्या मिलेगा? प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रीवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटीज, capital, goodwill, joint life policy, interest on capital, share in revalued asset and liabilities, capital, profit till date, goodwill, joint life policy, share in revalued asset and liabilities। कौन सा सही है? तीन ही ऑप्शन है, नीचे कोई ऑप्शन? सी। 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 हाँ सी हो।
ये पहला वाला क्यों नहीं होगा बोल सकते हो? प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रीवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटी, कैपिटल, गुडविल। ये सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो कभी नहीं मिल सकता है, इसीलिए सेकंड वाला नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट वाले और सी वाले में फर्क क्या है? इसमें कैपिटल लिखा है, बाकी यहाँ जो है सेम यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल तो वो भी तो मिलना चाहिए, एग्रीमेंट रहे या ना रहे कैपिटल तो जरूर मिलेगा। तो ए वाला पॉइंट भी सही है बट उसमें कैपिटल मिसिंग है, इसीलिए हमें सी वाला पॉइंट आंसर देना पड़ेगा। और बी वाले पॉइंट में तो एक गलत चीज लिखा हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम लोग का जो एब्सेंस है, एग्रीमेंट बना हुआ नहीं है, तो उसमें हम लोग को फिर ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। अच्छा, अब देखो ये वाला बोल रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। फर्म हैज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 JLP है एंड इन द बैलेंस शीट इट अपीयरिंग एट सरेंडर वैल्यू ऑफ 20,000। तो इनका JLP जो है उसका पॉलिसी वैल्यू है 1,20,000 और बैलेंस शीट में जो सरेंडर वैल्यू अपीयर हो रहा है वो है 20,000, ठीक है। ऑन डेथ ऑफ ए, हाउ दिस JLP विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर। बोल रहा है कि अगर ए का डेथ हो गया तो वो JLP का अमाउंट सारे पार्टनर में कैसे शेयर होगा? बताओ कौन सा आंसर सही है। बोलो, पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, रिटायरमेंट में भी सेम कंसेप्ट, यहाँ भी सेम कंसेप्ट। बोलो कौन सा आंसर। इतना टाइम तब नहीं सकोगे तुम लोग। ए, अच्छा, तब ठीक हुआ है, चलो। हुआ 1,20,000 से 20,000 लेस हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो 1 लाख जो है, 1 लाख तो हमें 2,111 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब 2/4, 1/4 और 1/4। तो 1/4 का मतलब 25,000 होता है, ये भी 25,000, ये 25,000 का डबल यानी 50,000। ए सही बात। फिर थर्ड नंबर पे देखते हैं, आर जी एंड डी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4। डी died on 30th June. It was decided to value the goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit। तो goodwill को कैसे कैलकुलेट करना है? 3 years profit of last 5 years average profit, ये प्रॉफिट का साइन है। If the profit are 29,600, 28,700, 28,900, 24,000 and 26,800, what will be the D's share of goodwill? बोलो D का share of goodwill कितना? निकाल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ सही तो रहा है आंसर, ठीक है। देखो हम लोग को गुडविल कैसे निकालना है, हम लोग को ये जितने भी प्रॉफिट दिए हुए इसका एवरेज करना था। 29,600 प्लस 28,700 प्लस 28,900 प्लस 24,000 प्लस 26,800, ये हो गया 1,38,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 इयर्स का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 करने से एवरेज प्रॉफिट पर एनम आ गया, इंटू 3 करने से गुडविल आ गया 82,800। अब इसमें डी का शेयर ढूंढना था, तो डी शेयर हो जाएगा 82,800 इंटू डी का शेयर 4 बाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 7 16 हो गया, मतलब डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 20,700। हाँ सही बात, 20,007, ये हो जाए। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर में क्या बोला है? आर जी एंड डी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4। डी died on 30th June and profit for the accounting year
21, 22, 24,000. How much share in the profit for the period 1st April to 30th June will be credited to these accounts? सीधा बात है, डी का डेथ हो गया है अप टू द डेट ऑफ डेथ, क्योंकि 30th जून जो है डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा? आसान नहीं, ये सब तो बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब काफी बड़ा क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, हाँ सही बात, ऑप्शन बी होगा। ये देखो 24,000 जो है ऑप्शन बी, देखो 24,000 जो है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। अब इनका डेथ जो हुआ है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का हमें प्रॉफिट निकालना है, लेकिन ये ईयर तो खत्म होने वाला था 31 मार्च, ठीक है। अब इसके पहले इनका डेथ हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक का प्रॉफिट निकालना है तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर दिया है क्वेश्चन में, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये प्रीवियस 12 मंथ्स का है, तो ये अप्रैल से लेके जून होता है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का जो है हमें प्रॉफिट निकालना है। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट हो जाएगा 3 4 12 4 6 6,000। अब इसमें हमें, अब देखो 6,000 का भी ऑप्शन है, बहुत से लोग इसे गलती से 6,000 टिक कर देंगे, नहीं वो तो प्रॉफिट का अमाउंट हो गया जो आर जे और डी ने मिलकर इस पीरियड में अर्न किया था। अब इसमें डी का शेयर 4/16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/60, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल ऑफ द अबव, बोलो, ये तो थ्योरेटिकल है। सी। ठीक है, सारे केसेस में होगा, एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, डेथ में भी होगा, सारे सारे टॉपिक हम लोगों ने भी कवर किए ही हैं, देखो सभी में। अब लास्ट है एमसीक्यू ये वाला, उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बोल रहे इफ 3 पार्टनर्स ABC are sharing profit as 5:3:2, then on the death of partner A, how much B and C will pay to A's executor on account of goodwill? Goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. Profit for last 3 years ये दिया हुआ है। मतलब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 3 पार्टनर था जिनका ये रेशियो था, जिसमें से ए का डेथ हो गया, तो बी सी ए के एग्जीक्यूटर को गुडविल के लिए कितना पेमेंट करेंगे, ये उतना ही करेंगे जितना ए का शेयर होगा। अब ए का शेयर ऑफ गुडविल ढूंढना है, तो पहले तो गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हमारे पास नहीं है, फिर उसमें निकालेंगे ए शेयर, तो निकालो। इसके पहले भी अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा किया, देखो कितना होता है, कैलकुलेट करके। सी। सही बात, सही। और कोई बोलेगा? मैम सी। सी, गुडविल पहले निकालना है, 3 इयर्स का प्रॉफिट एड, $3,29,000 प्लस 3,46,000 प्लस 4,05,000 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3,60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, तो ये हो गया गुडविल 7,20,000 गुडविल का वैल्यू। अब इसमें ए का शेयर 7,20,000 इंटू 5/10, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 5/10 मतलब हाफ, 3,60,000। अब बीसी कैसे कंपेंसेट करेंगे? अब इनके डेथ के बाद कैसे शेयर प्रॉफिट होगा नहीं बोला था, तो फिर बी और सी का रेशियो रह जाएगा 3:2, गेनिंग रेशियो भी रह जाएगा 3:2, तो 3:2 पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये हो गया 2,16,000। ए के केस में 2,16,000 और बी के केस में हो जाएगा
माइनस कर देते हैं 3,60,000, पता चल जाएगा 1,44,000, 1,44,000 हो गया, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का जो डेथ वाला था वो कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे पार्टनरशिप भी कंप्लीट होने को आ रहा है। डिसोल्यूशन होने से हम लोग का लगभग पार्टनरशिप का जो मेन मेन पॉइंट, मतलब मेन क्या जो है वो सारा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जो है हम लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन डिसोल्यूशन कौन सा पढ़े हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अभी पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये हमें पढ़ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि एडमिशन हुआ, तो जो मतलब मान लो पहले ए बी था, ठीक है, अब सी आ रहा है, तो फिर ए बी का एग्रीमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसमें नया एग्रीमेंट बनेगा ए बी सी के नाम का। या फिर ए बी सी था, सी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, या किसी का डेथ हो गया। तो मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर इज dissolution of partnership, but business continues। लेकिन बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस नहीं बंद होता है। और अभी हम लोग जो टॉपिक ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एडमिशन पढ़ चुके हैं, रिटायरमेंट पढ़ चुके हैं, डेथ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर क्या होगा? बिजनेस ही बंद हो जाएगा। अब बिजनेस बंद होने का काफी सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम कुछ रीजंस बता देते हैं। जैसे मान लो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद बंद हो गया, जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा तुमको। कब डिसोल्यूशन हो सकता है? द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म विच इज विच फॉर विच इट वाज फॉर्म। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म बना था, अब वो खत्म हो गया पर्पस, तो पार्टनरशिप बंद हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो सकता है। कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच इट वाज एंटर्ड इनटू, वो एक ही बात है, जिस बिजनेस के लिए इन्होंने जो है पार्टनरशिप बनाया था वही खत्म हो गया, ठीक है। डेथ, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, बाकी पार्टनर आगे नहीं करना चाहते हैं काम, तो फिर वो भी बंद हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी जो है डिसोल्यूशन का चांसेस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी देखो, द पार्टनर्स एग्रीड दैट फर्म शुड बी डिसॉल्व। सभी पार्टनर चाहते हैं कि बिजनेस बंद कर देंगे। ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। सब इंसॉल्वेंट हो गया एक को छोड़ के, तो भी बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। बिजनेस, इलीगल बिजनेस कर रहे हो तब भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो देखो, वैसे इलीगल बिजनेस करने से तो जो भी पनिशमेंट है वो तो है ही, तो इलीगल बिजनेस होता है तो भी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करने का जो है नोटिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट विल ए पार्टनर गिव नोटिस डिसोल्यूशन। मतलब पार्टनरशिप जो बना था वो मतलब एज एट विल बना था, ठीक है। तो पार्टनर क्या कर सकते हैं? अगर डिसॉल्व करना है तो नोटिस दे के डिसोल्यूशन कर सकते हैं कि हम लोग बिजनेस बंद करना चाहते हैं। और कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे के डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग का पार्टनरशिप एक्ट है शायद लॉ में, वहां पर तुम लोग को ये सारे चीज जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो पार्टनर, और देखो यहाँ पर कोर्ट कब बोलता है पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर, मान लो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो फिर बिजनेस बंद करने के लिए बोला जा सकता है। पार्टनर अगर सफर कर रहा है परमानेंट इनकैपेसिटी से, ठीक है, तो भी मतलब बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो भी बिजनेस बंद करने का जो है ऑर्डर आ सकता है।
अब कुछ मिसकंडक्ट किया है बिजनेस में, कुछ गलत किया है, किसी को धोखा दिया है, ठीक है, तो गिल्टी अगर देखा जा रहा है कोई भी पार्टनर को, तो फिर पार्टनरशिप हम बंद करने के लिए बोला जाएगा। पार्टनर परसिस्टेंटली डिसएग्रीड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब जैसा एग्रीमेंट बनाया था, जो जो लिखा हुआ था वो टर्म्स कंडीशन फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो भी डिसोल्यूशन करने के लिए बोला जा सकता है। वेयर ए पार्टनर ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और शेयर टू ए थर्ड पार्टी, अच्छा अगर कोई पार्टनर अपना शेयर जो है थर्ड पार्टी को दे दे रहा है, मतलब खुद वो काम नहीं करना चाह रहा है, तो भी बिजनेस बंद हो सकता है। वेयर द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, ठीक है, मतलब बिजनेस का ऐसा हालत है कि साल साल भर लॉस ही होते जा रहा है, तो फिर ऐसा बिजनेस चला के क्या फायदा, अगर लॉस ही करते जाओगे तो पेबल अमाउंट पे कैसे करोगे। तो इसके लिए कोर्ट से जो है ऑर्डर आ सकता है कि बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि इतना लॉस मेकिंग हो तो फिर लाइबिलिटी लाइबिलिटी जनरेट करोगे। और वेयर इट अपियर्स टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब ये कब होता है कि अगर तो मतलब लॉफुली लगे, ठीक है, कोर्ट को अगर लॉफुली लगे कि जो कर रहे हो काम वो ठीक नहीं है, मोरली ठीक नहीं है, बेसिकली इसका मतलब होता है अगर मोरली ठीक नहीं है काम जो चल रहा है पार्टनरशिप में, तो भी बंद करने के लिए बोला जा सकता है। वैसे अकाउंट्स में तुम लोग को ये सब थ्योरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी लॉ में पड़ेगा, तो वहां तुम लोग देख लोगे, मैंने थोड़ा सा तुम लोग को वैसे भी रीड करवा दिया, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म बंद होने का मतलब क्या हो गया, जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा, व्हेन द बिजनेस डिसॉल्व और डिसकंटिन्यू बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कॉमा नोटिस एक्सपायरी ऑफ टर्म पर्पस कंप्लीटेड इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट कॉमा डेथ। मैंने वो सारी चीजों को थोड़ा यहाँ पर जो है समरी करके लिखने का कोशिश किया कि कब कब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो सकता है, व्हेन द बिजनेस डिसॉल्व और डिसकंटिन्यूड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सभी चाहते बंद कर देंगे, नोटिस देके बंद कर दिया, एक्सपायरी ऑफ टर्म, जिस टर्म के लिए पार्टनरशिप चल रहा था वो एक्सपायर हो गया, पर्पस कंप्लीट हो गया, या फिर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर्ड हो गया है कोर्ट के तरफ से कि पार्टनर लोग इंसॉल्वेंट है तो आगे बिजनेस नहीं कर सकते, डेथ हो गया, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जो है हम लोग का बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस बंद होने से क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ये चैप्टर हमें वही बताता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेटलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेटलमेंट करने का मतलब है कि कैसे करके हम लोग सेटलमेंट करेंगे, देखो जब भी बिजनेस बंद होगा, मान लो हम लोग की कोई बिजनेस कर रहे थे और उसको हमें बंद कर देना है, तो बिजनेस बंद करने का मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करने का मतलब है कि बिजनेस के जितने भी एसेट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, बेच देना पड़ेगा, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं करेंगे तो एसेट को रख के करें क्या, एसेट को बेच देंगे, और जो लाइबिलिटी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेटल करना है यहाँ पर, ठीक है, सेटल करना है, क्या सेटल करना है, एसेट और लाइबिलिटीज, एसेट को और लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, तो हमें एसेट और लाइबिलिटीज को सेटल करने का मतलब है हमें इसको दो तरीके से सेटल करना है। फर्स्ट क्या करना है, देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसे दो पॉइंट निकालना पड़ेगा ऐसे, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक वैल्यू हमें क्या करना है, जीरो बताते हैं, और एक्चुअल और फिजिकल सेटलमेंट बताते हैं, दोनों चीज क्या,
फिजिकल प्रेजेंस, इसको भी करना है, क्या बोले, इसको खत्म करना है। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसको भी फिजिकल प्रेजेंस जो है एंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बोला, बताते हैं ये क्या लिखा है मैंने। देखो, हम लोग को क्या करना है, सेटल करना है अपने एसेट और लाइबिलिटीज। और एसेट लाइबिलिटीज को सेटल क्यों करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी अपना बिजनेस बंद करेगा तो अपने एसेट को बेच के जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी पे कर देगा। अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है वो लेके घर चला जाएगा। पार्टनरशिप में भी वैसे ही होगा। अगर पार्टनर लोगों का बिजनेस बंद होने वाला है तो सारे बिजनेस के एसेट को वो बेच देंगे। ठीक है, और जो भी रिसीवेबल होगा उससे जो भी पेएबल है वो पे कर देंगे। पे करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। और अगर कम पड़ जाएगा तो फिर उनको लेके आना पड़ेगा पर्सनली अपने घर से, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये तो हम लोग एलएलपी नहीं पढ़ रहे कि नहीं लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना जब एसेट लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करेंगे तो इसको दो तरीके से सोचना है। एक तो हम लोग इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे। मतलब हम लोग को क्या करना है, अपने एसेट का जो बुक वैल्यू है उसको जीरो करना है, एज वेल एज लाइबिलिटी के बुक वैल्यू को भी जीरो करना है। इसलिए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां पर एसेट लाइबिलिटी दिखता है यानी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का जितना भी एसेट और लाइबिलिटीज है सभी का वैल्यू हमें जीरो कर देना है। ठीक है, लेकिन उस सबका वैल्यू जीरो करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो एसेट लाइबिलिटी हमारे पास से चला गया। वो तो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि मैंने जीरो कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो कि एसेट या लाइबिलिटी इतने आसानी से सेल भी नहीं होता है, पे ऑफ भी नहीं होता है। किसी का बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, वो चाहे तो एक दिन में थोड़ी ना उसे बेच सकता है। डिसोल्यूशन का फैसला हो गया लेकिन उसको बेचने में टाइम लगेगा। मतलब फिजिकल प्रेजेंस उतने आसानी से कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस कंप्लीट होने में टाइम लगता है। कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिखा दिया कि हाँ मैंने ये एसेट हटा दिया, मैंने ये लाइबिलिटी हटा दिया, लेकिन उसका फिजिकल प्रेजेंस जो है उसको खत्म करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटीज को हमें जीरो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग को क्या करना है, बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड शुड बी मेड जीरो। सबसे पहले हमें एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यू क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, अच्छा, जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जर्नल एंट्री कैसे होगा, देखो सबसे पहला जर्नल एंट्री ये होगा कि अगर हम लोग एसेट के वैल्यू को जीरो कर रहे हैं, जीरो करने का मतलब है एसेट को अपने पास से हटा देना। तो एसेट अगर बैलेंस शीट में है वो डेबिट दिख रहा है, अगर एसेट हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख देंगे टू एसेट। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर हम लोग एसेट को क्रेडिट कर देते हैं तभी तो वो जीरो होगा। तो एसेट को अगर क्रेडिट कर देते हैं तो हमारा लॉस है कि प्रॉफिट है, बोलो, लॉस है कि प्रॉफिट है। अगर हम एसेट के वैल्यू को जीरो कर रहे हैं, मेरा जो भी वैल्यू था, तो वो एसेट मेरा जीरो करने का मतलब है कि मेरा एसेट, मान लो यहाँ पर बैलेंस शीट में, सपोज कि यहाँ दिखाते हैं, देखो मान लो बैलेंस शीट ऐसा है जहां पर मेरा यहाँ पर मान लो फर्नीचर दिख रहा है 10,000। हम इस फर्नीचर को बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना चाहते हैं, तो ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर 10,000। हो गया जीरो, क्योंकि फर्नीचर डेबिट था, 10,000 क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने 10,000, तो वो जीरो हो गया ना, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो जीरो हो जा रहा है। तो मैंने जैसे ही इस फर्नीचर को टू फर्नीचर लिख दिया तो मेरा डेबिट फर्नीचर 10,000 क्रेडिट 10,000 जीरो हो गया, इसलिए हम बोल रहे जीरो हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अगर हम अपने एसेट का वैल्यू को डाउन कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस, बोलो, इतना रिवैल्यूएशन पढ़ चुके हो लॉस। ये, लॉस है ऑब्वियसली। तो लॉस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर कौन से वैल्यू में एंट्री होगा, बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू में हम लोग का एंट्री होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब लाइबिलिटी को हम लोग जीरो करेंगे तब तुम लोग बताओ एंट्री क्या होना चाहिए। जैसे एसेट को किया तो लॉस टू एसेट, क्योंकि एसेट को जब जीरो में लेके जाने के लिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो डेबिट आइटम है, तो लॉस डेबिट टू एसेट हुआ। अब तुम लोग बोलो कि लाइबिलिटी को जब जीरो में लेके जाएंगे तो लाइबिलिटी किधर दिख रहा होगा, इधर, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं
लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी हो गया यहाँ पर मान लो 50,000, ठीक है, इसके वैल्यू को मुझे जीरो करना है, मतलब ये 50,000 से क्रेडिट हो रखा है, इसको हम क्या करें कि ये जीरो हो जाए, बोलो। अरे बोलो, इसका ऑपोजिट नहीं बोल सकती हूँ। लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट, लॉस डेबिट क्यों होगा, अगर लाइबिलिटी खत्म हो रहा है तो क्या लॉस लॉस। नहीं, सॉरी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, हम्म हम्म, तो ये लाइबिलिटी देखो, अकाउंट। आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट, सही बात। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट, ये भी हम लोग बुक वैल्यू में दिखाएंगे, ठीक है। आउटसाइडर लाइबिलिटी लिखना है, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, चलो आउटसाइडर, आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब बाहर वाले को जो पे करना है, और इनसाइडर लाइबिलिटी का मतलब होता है पार्टनर लोगों को जो मिलेगा, ठीक है, पार्टनर लोगों को जो मिलेगा वो इनसाइडर लाइबिलिटी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं एक पॉइंट, ऑल इनसाइड लाइबिलिटी, इनसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है पार्टनर और पार्टनर को मिलने वाला कोई भी आइटम, लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जो भी इनसाइड लाइबिलिटी है, इनसाइड लाइबिलिटी का मतलब पार्टनर लोगों को मिलने वाला कोई भी चीज वो पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा। तो इनसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या क्या होगा, इनसाइड लाइबिलिटीज, बोलो पार्टनर लोगों को क्या क्या मिलता है कैपिटल के अलावा, बोलो। कैपिटल तो मिलता ही है, पार्टनर्स कैपिटल, इसके अलावा पार्टनर लोगों का क्या राइट्स होता है जो हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोलो ना, इतना सारा आइटम तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इधर क्या लिखा हुआ रहता है, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, आउटसाइडर मतलब बाहर वाले को पे करना, बाहर वाले को पे करने वाला लाइबिलिटी नहीं है, ऐसा क्या क्या लाइबिलिटी होगा कैपिटल के अलावा। इतना सारा तो क्वेश्चन किए, कोई भी बैलेंस शीट मैम देख लो। रिजर्व। रिजर्व, सही बात है, बैलेंस ऑफ रिजर्व। और एक बोल सकते हो, और क्या हो सकता है, रिजर्व और प्रॉफिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो। और एक क्या बोल रहे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक में होता है, वो पार्टनर लोगों का क्यों होगा, पार्टनर को थोड़ी ना वो देना है, देखो आउट मतलब देना है, मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि वो पेमेंट कौन करेगा। आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब जो भी बाहर वाले को पार्टनर लोगों को पे करना था, और इनसाइडर लाइबिलिटी का मतलब पार्टनर को जो मिलता। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर पार्टनर का करेंट अकाउंट, पार्टनर का करेंट अकाउंट, ठीक है, ये भी हो जाएगा, पार्टनर का करेंट अकाउंट भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बेसिकली यहाँ पर जब तुम लोग कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाए हो, इतने दिन से हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जब भी कोई कैपिटल अकाउंट बनता है, तो ये देखो जैसे कोई भी कैपिटल अकाउंट उठा लो, एक भी नहीं मिल रहा है, देखो मुझे, ये देखो जनरल रिजर्व, गुडविल का शेयर, ठीक है, वो तो गुडविल वाला बात आ गया, लेकिन मुझे वो देखना है वो आइटम जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है और पार्टनर को बिलोंग करता है, जैसे कि कैपिटल, जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा ये देखो जेएलपी वाला आइटम, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। ये जो आइटम है जो पार्टनर को बिलोंग करेगा, लेकिन जेएलपी जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट में ही हमेशा दिखता है, ठीक है, इसलिए जेएलपी को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा बैलेंस शीट में ही दिखेगा, जेएलपी एज एन एक्सपेंस भी हो सकता है। यहाँ पर इनसाइडर लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पार्टनर लोगों को जो बिलोंग करेगा, जैसे कि रिजर्व हो गया, उनका प्रॉफिट हो गया, उनका करेंट अकाउंट हो गया, ये सारी चीज को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सबसे पहले अपने एसेट्स के बुक्स वैल्यूज को जीरो कर दिए, लाइबिलिटीज के बुक्स वैल्यूज को जीरो कर दिए, ठीक है। अच्छा,
अब क्या करना है, ये तो हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोगों ने इनको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन एक्चुअली कैसे एलिमिनेट करेंगे? जब मार्केट में हमारा ये एसेट बिक जाएगा और ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि एक्चुअली में इसका प्रेजेंस खत्म हुआ। तो उसके लिए एसेट बिकना चाहिए और लाइबिलिटी पे ऑफ होना चाहिए, तब एंट्री क्या होगा? तब एंट्री ऐसे होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, एसेट एंड लाइबिलिटीज should be रियलाइज्ड, इसको बोलेंगे रियलाइज्ड, मतलब मार्केट में जाके सेल कर दिया एसेट को, मार्केट में जाके पेबल अमाउंट पे कर दिया एंड पेड अप। ठीक है, रियलाइज्ड एसेट के लिए, पेड अप लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है, एंट्रीज क्या होगा? अगर हम लोग एसेट रियलाइज्ड कर रहे हैं, बोलो एसेट बेचने का एंट्री क्या होगा? बोल सकते हो? अगर एसेट को ले जाके बेच दिए तो उसका एंट्री क्या होगा? वो एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट बेचने से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट एसेट। टू एसेट नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये गलती होता है हम लोगों से, ये मान सकते हैं कि गलती हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एसेट को हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं पहले, क्योंकि हमें पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेना है। मैंने क्या बोला कि डिसोल्यूशन होगा तो हमारा देखो एसेट जो है वो उसको हमें हटाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, लाइबिलिटी को भी हटाना है, लेकिन देखो एसेट बिकने में भी टाइम लगेगा, लाइबिलिटी पे ऑफ होने में भी टाइम लगेगा। आज डिसोल्यूशन क्या हो सकता है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कैसा एसेट है कैसा लाइबिलिटी है, पे करने में टाइम लगेगा। तो हम लोग तो ऑलरेडी एक बार एसेट को क्रेडिट कर चुके हैं, तो दोबारा तो क्रेडिट कर नहीं सकते हैं, समझो। एक बार एसेट को क्रेडिट कर चुके हैं तो दोबारा कैसे क्रेडिट करें? एंट्री तुम लोग सही बोल रहे हो, बैंक टू एसेट, लेकिन एक बार तो एसेट क्रेडिट कर दिए हैं, अब दोबारा कैसे क्रेडिट करें? अब हमें ये देखना है ये एसेट बेच के हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? अब देखो, जिस एसेट का वैल्यू मैंने 0 कर दिया था, क्योंकि देखो फर्नीचर मेरे पास 10,000 का था, जब मैंने लिखा तब मैंने ऐसे लिखा, जब मैंने फर्नीचर को खत्म किया तब मैंने लिखा लॉस अकाउंट डेबिट। ये कंफर्म होगा, क्यों? क्योंकि एसेट को खत्म कर रहे हैं, टू फर्नीचर ऐसे करके मैंने कर दिया, टू फर्नीचर 10,000। ठीक है, अब मेरा फर्नीचर का वैल्यू 0 हो गया, पहले 10,000 डेबिट था, 10,000 क्रेडिट होके 0 हो गया। अब इस फर्नीचर को हम प्रैक्टिकली ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं, तो मेरे पास आएगा पैसा। ठीक है, अब मान लो ये फर्नीचर मेरा बिक गया है, सपोज कि मेरा ये फर्नीचर बिक गया है 8,000 का। ठीक है, अब बोलो मेरा जिस फर्नीचर का वैल्यू 0 हो चुका है उसको अगर हम 8,000 में बेचे या 10,000 में बेचे या 12,000 में, जितने भी ये सेलेबल हो, क्या उसमें मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये मुझे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको 0 कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो बेचने जाएंगे तो प्रॉफिट है कि लॉस, वो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट में मुझे देखना पड़ेगा ना कि कितने का चीज कितने में बिक रहा है, तो 0 वैल्यू का चीज कुछ एक वैल्यू में बिक रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो मुझे बोलो एसिड बेचने से मेरे इस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर मेरा बात समझ में आया तो बोलो। प्रॉफिट। ऑलवेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग एसेट को 0 कर चुके हैं, ऑलवेज क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट वाला लाइबिलिटीज का बताओ। तो लाइबिलिटीज पेड अगर कर रही या फिर डिस्चार्ज, जो भी लैंग्वेज यूज क्यों ना किया हो, जब लाइबिलिटीज को हम लोग पे ऑफ करेंगे तो बोलो मेरा क्या एंट्री होना चाहिए? अब नॉर्मली तुम लोग लाइबिलिटी पे ऑफ का एंट्री सोचो, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लाइबिलिटी को डेबिट कर चुके हैं, मतलब अभी हमें ये सोचना है कि लाइबिलिटी पे ऑफ करके प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, तो देखो टू बैंक तो कंफर्म होगा ही होगा, क्योंकि पैसा तो आउटफ्लो होगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या डेबिट होगा ये तुम लोग को बताना है। अब देखो मेरा एक लाइबिलिटी था 50,000 का, उसको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, उसको मैंने 0 कर दिया, मेरा लाइबिलिटी 0 हो गया। क्योंकि जब मेरा ये लाइबिलिटी जनरेट हुआ था तब कैसे जनरेट हुआ था? तब मेरे जो भी मान लो ऐसे जनरेट हुआ था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मान लो ये कोई एक्सपेंस था टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ऐसे करके 50,000 था। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट बोल के यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैंसिल आउट, मेरे पास बचा एक्सपेंस टू प्रॉफिट। अब हम ये एक्सपेंस पे करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या एंट्री करना चाहिए? तो अगर हम ये एक्सपेंस पे करने जा रहे हैं तो टू बैंक होगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट होगा। अब मेरा जो एक्सपेंस जो कि मेरा जीरो हो चुका है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का वैल्यू जो मैंने जीरो कर दिया था, सॉरी आउटस्टैंडिंग दिखा दिया मैंने, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। चलो इसको क्रेडिटर करते, चलो क्रेडिटर करते तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो पहले ये एंट्री हुआ था, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, ये मान लो हुआ था। अब ये क्रेडिटर को हम लोगों ने बैलेंस शीट में दिखाया था, क्योंकि इसका अमाउंट हम लोगों ने पे नहीं किया। अब हम लोगों ने इस क्रेडिटर को जीरो कर दिया, क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे थे। क्रेडिटर टू प्रॉफिट, क्योंकि जीरो हो गया तो क्रेडिटर को कम करने में हमारा 50,000 हो गया जीरो, ठीक है, क्रेडिटर क्रेडिटर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है? परचेज और इधर टू प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे? इस क्रेडिटर के वैल्यू को पे करने वाले हैं। अब कितना पे करने वाले? जितना भी पे करते हैं, क्योंकि हमारा क्रेडिटर आइटम ही नहीं है, उसके अगेंस्ट में हम लोग पे करने जा रहे हैं। तो जीरो के अगेंस्ट में अगर 1 रुपया भी पे करोगे तो लॉस है, जीरो के अगेंस्ट में 1 रुपया भी पे करोगे तो लॉस है ना। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे एसेट के केस में जीरो के अगेंस्ट में जो भी मिलेगा रियलाइज करते हुए प्रॉफिट है, तो जीरो के अगेंस्ट में जो भी पे करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी तो जीरो हो गया था, जीरो के अगेंस्ट में जो भी पे करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना पड़ता है? यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू रियलाइज्ड, ठीक है, वैल्यू रियलाइज्ड। और यहां पर क्या लिखेंगे? वैल्यू पेड, एक्चुअली जो वैल्यू हम लोगों ने पे किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यहां पर ऑल एक मिनट, यहाँ पर इसके बाद हमें लिखना है अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो मैंने लॉस और प्रॉफिट लिखा है ना, इस अकाउंट का एक्चुअली नाम होता है, ठीक है, एक नाम होता है, वो हम नोट से लिखते थे। यहाँ पर तुम लोग को लॉस या प्रॉफिट नहीं लिखना है। तो ऑल नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट्स will be written in one common nominal account called realization। बता रहे हैं क्या लिखा है। जितने भी यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट क्रिएट हुए हमारे एसेट के फिजिकल प्रेजेंस या लाइबिलिटी के फिजिकल प्रेजेंस को एंड करते हुए या उनके बुक वैल्यू को जीरो करते हुए हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट हुए, जैसे ये दोनों में ये नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो ये नॉमिनल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है? एक ही अकाउंट में दिखाना है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये जो है ये नहीं लिखना है हमें, एक्चुअली लिखना क्या है? रियलाइजेशन, ठीक है। हम लोगों को एक नॉमिनल अकाउंट यूज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, वहां पर सारे एसेट को ट्रांसफर करना है, वहीं पर हमें सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट बोल के आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? सेम तरीके से यहाँ पर भी आएगा रियलाइजेशन, यहाँ पर भी क्या आएगा? रियलाइजेशन। क्योंकि जब लाइबिलिटी पे करोगे तो लॉस है, नॉमिनल अकाउंट में ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, जब एसेट बेचोगे तो गेन है, ऑल गेन्स। अब हमेशा गेन ही क्यों होगा? देखो अब तुम लोग के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, मेरा एसेट लॉस में बिका, हमेशा गेन ही क्यों होगा? क्योंकि रियलाइजेशन में हमेशा क्रेडिट इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग एसेट के वैल्यू को जीरो कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट में जो भी मिलता है वो प्रॉफिट होता है। और क्योंकि हम लोग लाइबिलिटीज के वैल्यू को जीरो कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट में जो भी पे करेंगे वो हमारे लिए हमेशा लॉस होगा, चाहे कम पे करो चाहे ज्यादा। मान लो क्रेडिटर बोला ठीक है 12,000 की जगह 10,000 दे दो, फिर भी हम लोग उसको क्रेडिट में ही सॉरी डेबिट में ही दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का क्या है? लॉस होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वैल्यूज को जीरो कर चुके होते हैं, ठीक है, इसीलिए।
अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमें और एक एंट्री करना पड़ सकता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ सकता है। ये कैसा एक्सपेंसेस है? ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमारा काफी सारा एक्सपेंसेस हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग डेटर से पैसा रिकवर करने के लिए किसी पर्सन को भेज दी कि भाई वहां हमारा डेटर रहता है, जाओ जाके लेके आओ उनसे पैसा, तो उसको मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ा वो काम करने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट रहा डिसोल्यूशन को करने के लिए, तो फिर लॉयर को पे करना पड़ा। तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस हमारा हो सकता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस जब हम लोग पे करेंगे तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, बिजनेस से जब पे करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, टू कैश या फिर बैंक, ये एंट्री हमें करना पड़ेगा जब हम लोग डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस पे करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। देखो तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, पहले एसेट्स के सारे बुक वैल्यूज को हम लोग ट्रांसफर करके उसको जीरो कर देंगे, लाइबिलिटीज के भी बुक वैल्यूज में ट्रांसफर करके जीरो कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो एसेट रियलाइज्ड है, जो लाइबिलिटीज पेड ऑफ है, उसको लिखेंगे। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो उसको पे ऑफ कर देंगे। पे ऑफ करने के बाद जो बैलेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, balance in realization account to be transferred to पार्टनर्स कैपिटल। जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है पार्टनर में, वैसे ये भी ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, और अगर लॉस हुआ तो ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा। तो देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर का एंट्री कुछ ऐसा हो जाएगा, इफ रियलाइजेशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर में ये क्रेडिट हो जाएगा। और अगर लॉस हुआ तो ऑपोजिट एंट्री, इफ रियलाइजेशन अकाउंट शोज लॉस, तो यहां पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब पार्टनर का अकाउंट सेटल करना है। नेक्स्ट हो जाएगा सेटलमेंट ऑफ, ये फोर्थ नंबर डाल, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर का अकाउंट सेटल करेंगे। अब पार्टनर को हो सकता है पे करना पड़ेगा फर्म से, या पार्टनर ऑप्शन हो सकता है, या तो अमाउंट इज पेबल टू पार्टनर, अमाउंट जो है हम लोग पे करने वाले हैं पार्टनर को, मतलब पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके ये दिखा कि पार्टनर को ही पैसा मिलेगा, तो पार्टनर को अगर पैसा दिया जाएगा तो टू कैश या बैंक तो होगा ही, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उनका लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर रिसीवेबल हुआ, मतलब कैलकुलेशन करके ये दिखा कि पार्टनर लोगों को ही लाना पड़ेगा, अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर, तब क्या एंट्री होगा, जस्ट ऑपोजिट वाला, कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री होगी। और लास्ट एक नोट लिखेंगे, आफ्टर
द फिफ्थ पॉइंट, ये जो फिफ्थ नंबर पॉइंट हम लोगों ने लिखा, सेटल डाउन। आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट, द बैलेंस ऑफ कैश एंड, कैश या फिर बैंक, कैश और बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल account is automatically tallied। और इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट हुआ है, ठीक है, ये हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। अब ये सारी चीज तुम लोगों को समझ में और भी क्लियरली आ जाएगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इतना मैम तो एक समझ। क्वेश्चन, मैम जो लास्ट में जो पार्टनर लोग जो कैपिटल लाएगा, जो अगर घट जाएगा तब कैपिटल नहीं, पैसा लाएगा तो बच्चों। वही तो, अगर घट जाएगा तो जो पार्टनर है अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? तब वो इंसॉल्वेंसी के रूल्स में पढ़ेंगे, जहां पर इंसॉल्वेंट एक पार्टनर होने से क्या होता है, उसमें गार्डनर वर्सेस मोरे का रूल्स है, इसके बाद वो पढ़ेंगे तब क्या होगा, उसमें रूल्स है काफी सारे। ओके मैम। ठीक है, वहां पर हम लोग वो देखेंगे कि एक अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या, नॉर्मली अगर कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो कोई सॉल्वेंट रहता है तो उसको सारा चीज लाना पड़ेगा। यही तो इसका जो है ड्रॉबैक है, लेकिन उसका काफी सारा रूल्स है तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसको सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा। तो अभी मैंने आज जितना बताया उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले ये इलास्ट्रेशन 1 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोला है कि XYZ आर पार्टनर ऑफ द फर्म XYZ एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, फिर बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022 ऐसा दिख रहा है। अब बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, XYZ तीनों का कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर। मुझे इसमें बोलो कि कौन सा इनसाइडर लाइबिलिटी है और कौन सा आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर मतलब पता है ना, जो बाहर वाले हैं। बाहर वाले का मतलब पता है ना, पार्टनर लोगों को छोड़ के बाकी सभी बाहर वाले होते हैं। बोलो इसमें इनसाइडर लाइबिलिटी कौन सा है और आउटसाइडर। जनरल रिजर्व आउटसाइडर Creditors outsider. सिर्फ इतना आउटसाइड है ना, और यहां से लेके यहां तक क्या है, इनसाइडर, क्योंकि जनरल रिजर्व किसको बिलोंग करता है, पार्टनर को, तो फिर ये तो पार्टनर का ही हुआ ना हिस्सा। अब ये सब एसेट है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि रियलाइज्ड का मतलब है बेचना, ठीक है, या फिर बेचना है या फिर पे करना है। रियलाइज्ड अमाउंट रिसिप्ट हो सकता है, हमें अमाउंट पे करना पड़ सकता है। फिक्स्ड एसेट मार्केट में बिकेगा, स्टॉक भी मार्केट में बिक जाएगा, अगर बिकेगा तो डेटर भी बिक जाएगा, लेकिन क्या कैश मार्केट में बिकेगा? मुझे एक चीज बताओ, मतलब हम लोग जब बिजनेस बंद करेंगे तो एसेट बेचने जाएंगे ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैश भी क्या सेलेबल प्रोडक्ट है? No, ma'am. नहीं, कैश क्यों बेचेंगे? हमें, हम लोग ये बेच क्यों रहे हैं बोलो, तो हमें क्या चाहिए बेच के, हमें क्या चाहिए ये बोलो, बेच के क्या मिलेगा, क्यों बेच रहे हैं? बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, बेच के क्या मिलेगा? अपने घर का कोई सामान बेच के देखो क्या मिलता है। अरे बोलो, बेच के क्या मिलेगा? Cash. कैश। हम लोग नहीं बेचते स्क्रैप, घर पे न्यूज़पेपर है, ये है वो है, तो हम लोग बेचते हैं ना। एसिड भी तो कभी कभार खराब हो जाता है तो नहीं बेचते, पुराना टीवी, पुराना फ्रिज नहीं बेचते हैं, तो कैश मिलेगा। अब मुझे अगर कैश ऑलरेडी मिला हुआ है तो उसको हम कहाँ बेचने जाए, कैश थोड़ी ना मार्केट में सेलेबल है, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये सब रियलाइज्ड होगा, ये भी रियलाइजेशन, लेकिन इसका ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, ठीक है, इसका अपना सेपरेट अकाउंट बनेगा। अब ये जो है
इसमें से ये सन्ड्री क्रेडिटर भी हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्योंकि इसको हमें पे करना है, लेकिन इनसाइडर वाला जो है वो हम लोग रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे। रियलाइजेशन में सिर्फ वही सारे एसेट लिखते हैं और लाइबिलिटीज आउटसाइडर वाला लिखते हैं। मैंने तुम लोग को वही लिखवाया है, देखो कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, सारे एसेट्स और सारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी अभी तुम लोगों ने खुद ही बोला ये तो मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, इसके लिए बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा जैसे जाता था। ठीक है, अब बोल रहे पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड डेट। तो पार्टनर लोगों ने क्या सोचा है कि इस डेट पे बिजनेस को बंद कर देंगे। जैसे ही उन्होंने सोचा बिजनेस बंद कर देंगे तो हमें सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो ओनली आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ऑल एसेट एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज को हमें क्या करना है, जीरो वैल्यू पे लेके आना है। उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे हमें बता दिया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ। तो हम यहाँ पर तुम लोग को दिखा देते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है। जैसे ही सोच लिया हम लोगों ने कि हम लोग को डिसोल्यूशन करना है, हम लोग सारे एसेट एक्सेप्ट कैश, कैश क्यों नहीं आएगा वो भी मैंने बताया, क्योंकि कैश कभी मार्केट में बिकेगा नहीं, वो तो ऑलरेडी कैश हालत में ही पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको क्यों और रियलाइज करने जाए। ये तो मुझे जरूरत पे काम आएगा, मुझे ये सब बेच के तो कैश चाहिए, अगर ये भी कैश मोड में होता तो लिखना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एसेट, सारे एसेट्स को चलो जीरो करते हैं। तो अगर हम एसेट को जीरो करेंगे तो एसेट डेबिट है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बोलो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंट्री का हम कहां पर इसको पोस्टिंग करें, बोलो क्या लिखे, किधर लिखे, एसेट डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड, टू एसेट होगा कि बाई एसेट होगा। अब ये मत बोलो ये नहीं पता, टू एसेट होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू सन्ड्री एसेट, क्योंकि एसेट चला जाएगा, मतलब एसेट को अगर मुझे कम करना है, एसेट ऑलवेज एक डेबिट आइटम होता है तो वो क्रेडिट ही होगा। कौन सी वैल्यू में लिखना है, जिस वैल्यू में है उसी वैल्यू में लिखोगे तो जीरो होगा, इसीलिए मैंने लिखवा दिया है बुक वैल्यू में जीरो करना है। बुक वैल्यू में जो वैल्यू में है उसी, क्योंकि जितना से डेबिट है उतने से क्रेडिट करोगे तभी जीरो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख। उसके बाद कौन सा एसेट है, देखो स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख। इसके बाद सन्ड्री डेटर 5 लाख। ऐसे लिखने का मतलब ही हो गया कि हम लोगों ने जितने भी एसेट थे हमारे जो रियलाइज्ड हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सब कुछ जीरो कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में जो भी रियलाइज्ड होगा हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। अच्छा, अब इधर जो लाइबिलिटी है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है, अब एक एक करके नाम लिखते हैं। सबसे पहले एक ही आएगा हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर, और कुछ भी नहीं है आउटसाइडर लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर 3,20,000। ठीक है, 3,20,000। अच्छा, अब ये अकाउंट को और भी हमें आगे बनाना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जगह रख देते हैं और पीछे और 2 अकाउंट जो बोला है वो बनाते हैं। जैसे कि पीछे हमें क्या बोला है, देखो पीछे हमें बोल रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ये क्यों अलग से बना, ये क्यों रियलाइजेशन में नहीं गया, क्योंकि पार्टनर जो है वो आउटसाइडर नहीं होते, वही तो मेन होते हैं बिजनेस के। ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल को हम लोग जैसे ब्रॉट डाउन करते थे वैसे कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी 4 लाख 3 लाख 2 लाख, 4 लाख 3 लाख 2 लाख।
और उसके बाद जनरल रिजर्व जो पार्टनर को ही बिलोंग करेगा वो भी हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी रेशियो में? जो रेशियो उनका रहा होगा प्रीवियसली, 4:3:2। तो 4:3:2 में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना? 90,000। तो ये हो गया 3 + 2 5 + 4 9, 90/9 10,000, मतलब 40,000, 30,000 और 20,000। ये हम लोगों ने जनरल रिजर्व लिख लिया। अब देखो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे, फिक्स्ड एसेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गया, स्टॉक इन ट्रेड मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गया, सन्ड्री डेटर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गया, पार्टनर्स कैपिटल हट गया, XYZ तीनों का, जनरल रिजर्व हट गया, सन्ड्री क्रेडिटर हट गया, क्योंकि इसको हम लोगों ने रियलाइजेशन में दिया, इन सबको रियलाइजेशन में दिया, इन सबको पार्टनर्स कैपिटल में दिया। लेकिन एक बचा हुआ है कैश इन हैंड, उसको रियलाइजेशन में नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी रियलाइज्ड होके ही पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अलग अकाउंट होता है, कैश अकाउंट। अगर मेरे पास कैश है तो उसका सेपरेट अकाउंट होगा, और इसीलिए तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए भी बोल रखा है कि कैश अकाउंट बनाओ। उसका लॉजिक इतना ही है कि कैश अकाउंट इसीलिए बनेगा क्योंकि वो कभी रियलाइज्ड अकाउंट में जाएगा नहीं, क्योंकि सारे एसेट तो रियलाइजेशन में जाएगा। अब रियलाइजेशन में ये जा नहीं सकता। कैश इन हैंड मेरा डेबिट है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी होगा। अगर मेरा बीओडी होता तो बाई बैलेंस बीडी लिखना पड़ता। तो ये हो गया 10,000। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वही करना है, हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करना है। देखो मैंने यहाँ पर वही समझाया था, सारे एसेट और लाइबिलिटीज को हम लोग को सेटल करना है। कैसे? बुक वैल्यू सभी का 0 कर देना, सारे का बुक वैल्यू 0 कर। अब जैसे ही कोई अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सब 0 हो गया, यहाँ बैलेंस शीट खाली हो गया। अब नीचे पढ़ते हैं क्या बोला है। बोला है कि फिक्स्ड एसेट में रियलाइज्ड हुआ है 5,20,000। तो ये जो फिक्स्ड एसेट था इसको हम लोगों ने 5,20,000 में बेचा। अब तुम लोग बोलोगे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का एसेट 5,20,000 में बिका। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इस अकाउंट, क्योंकि देखो 12 में मुझे लगता है सभी ने ये किया होगा, लेकिन ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। तो फिर अगर 5 लाख का एसेट 5,20,000 में बिका तो प्रॉफिट तो मेरा 20,000 हुआ, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। रियलाइजेशन तो खुद एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉर्मली अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता उस केस में हम लोग क्या लिखते पता है? उस केस में हम लोग ऐसे लिखते, बैंक डेबिट, यहाँ पर 5,20,000 एसेट बिकने का, और यहाँ पर लिखते टू फिक्स्ड एसेट 5 लाख, ठीक है, और टू पीएल बोल के यहाँ पर 20,000 लिख देते। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पीएल है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट पीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग फिर रियलाइजेशन अकाउंट में थोड़ी ना ऐसे लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट बाई बैंक बोल के 20,000, नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या लिखने वाले हैं? बाई बैंक बोल के 5,20,000। क्यों? अभी मैंने वही समझाया कि फिक्स्ड एसेट को जैसे ही मैंने क्रेडिट किया, फिक्स्ड एसेट तो 0 हो गया। तो 0 वैल्यू के एसेट के अगेंस्ट में अगर मुझे 5,20,000 मिल रहा है तो वो मेरा पूरा का पूरा ही प्रॉफिट है। इसीलिए मुझे एंट्री करना चाहिए बैंक टू पीएल बोल के 5,20,000। लेकिन यहाँ पर तो हम उसको पीएल नहीं बोलेंगे, ये कोई वैसा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन में चले गए हैं। तो बैंक टू रियलाइजेशन होगा, इसीलिए हम लोग बाई बैंक लिखते हैं। तो ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है तो वहां 5,20,000 क्यों जाएगा? फिर 20 जाना चाहिए था। लेकिन 20 इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि ये सिर्फ ये जो है हमारा प्रॉफिट सिर्फ 20,000 नहीं है, प्रॉफिट हम लोग का बन रहा है 5,20,000, क्योंकि एसेट तो 0 हो चुका था। अब इसके अगेंस्ट में जो भी रिसीव करोगे फुल्ली प्रॉफिट है, इसके अगेंस्ट में जो भी रिसीव करोगे ना फुल्ली प्रॉफिट है। समझ में आया इतना बात? अब मुझे बोलो फिर क्या लिखे, मतलब जब एसेट बिक गया अब बोलो एंट्री क्या लिखे, क्या एंट्री होगा? तुम लोग पहले एंट्री सोचो, ये एसेट बिकने का एंट्री क्या होगा? अभी मैंने लिखा भी था, बताओ क्या एंट्री होगा? लिखा हुआ भी है, वहां देख के बोल सकते हो, अभी समझाया वो भी बोल सकते हो, कुछ भी तो बोल सकते हो, कुछ तो बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना लिखेंगे? एंट्री तो सही था, अमाउंट कितना लिखेंगे? 5,20,000. 5,20,000. हाँ 5,20,000 लिखो। बाई कैश, यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये मतलब आइटम का नाम लिख दिया कि फिक्स्ड एसेट था तो 5,20,000, ठीक है। अगर ये मेरा नॉमिनल अकाउंट ही है तो फिर तो 20 आना चाहिए था ना, वही हम बता रहे। लॉजिक क्या है कि यहाँ पर पूरा अमाउंट आ जाता है।
अच्छा, अब देखो फिर बोला है कि डेटर से 4,40,000 रिकवर हुआ, तो डेटर मेरा कितना था 5 लाख, तो हम बोलेंगे मेरा तो 60,000 का लॉस हो गया। नहीं, क्योंकि मेरा तो पूरा वो जीरो हो चुका है, जीरो के अगेंस्ट में जो भी रिसीव होगा पूरा मेरा बेनिफिट है। तो बोलो ये 4,40,000 जो रिसीव हुआ इसका एंट्री क्या होगा? तो क्या होगा? अभी जैसे किए वैसे ही तो होगा। Cash to debtors. डेटर तो नहीं होगा, वही तो मैंने सिखाया, डेटर तो नहीं होगा ना, डेटर तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। बोलो क्या होगा? Cash account debit to realization. हाँ, अगर डेटर होगा तो फिर तो डेटर अकाउंट में पोस्ट होगा, डेटर तो ऑलरेडी हम लोग हटा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश टू रियलाइजेशन। तो बुक डेप्ट लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बुक डेप्ट बोल रखा था तो हम वही लिख रहे हैं। तुम लोग डेटर भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम। फिर देखो स्टॉक वेयर वैल्यूड एट 2,50,000 एंड इट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अच्छा, स्टॉक का वैल्यू 2,50,000 हुआ, वो स्टॉक जो हम लोग जीरो कर चुके हैं, ठीक है, जो स्टॉक मेरा जीरो है उसका वैल्यू पार्टनर ने 2,50,000 माना और वो खुद टेक ओवर करके ले गया। अच्छा, मान लो कि वो टेक ओवर नहीं करता और ये भी मार्केट में बिक जाता, उस केस में एंट्री क्या होता मुझे बोलो, तब तुम लोग पार्टनर टेक ओवर का भी एंट्री बता दोगे। अगर मान लो ये पार्टनर टेक ओवर नहीं करता, फिक्स्ड एसेट की तरह ये भी बिक जाता, तो मेरा एंट्री क्या होता बोलो? Cash to realization. हाँ, कैश टू रियलाइजेशन, सही बात है, कैश टू रियलाइजेशन। और अमाउंट हम लोग का होता 2,50,000। अच्छा, अब मुझे बोलो इसमें से कौन सा अकाउंट होगा और कौन सा अकाउंट नहीं होगा, इसमें से एक अकाउंट रहेगा एक नहीं रहेगा, तुम लोग सिर्फ इतना बताओ कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। अगर पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर ने पैसा दिया है ऐसा नहीं बोला है, बोला है पार्टनर लेके जा रहा है, तो डेबिट वाला सही रहेगा कि क्रेडिट वाला रहेगा? Cash account টা থাকবে না। कैश नहीं रहेगा, सिर्फ रियलाइजेशन तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, भाई वाइस रियलाइजेशन। कैपिटल है। हाँ, सही है, वाइज कैपिटल अकाउंट होगा। अब देखो जैसे कोई पार्टनर अगर टेक ओवर करके लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है जब पार्टनर को उसका लोन का उसका कैपिटल पे करेंगे, उसका जनरल रिजर्व का हिस्सा पे करेंगे, तब उसको 2,50,000 कम देंगे, सीधा सा बात है। अगर कोई पार्टनर, जैसे तुम लोगों ने इसके पहले कोई चैप्टर में किया था ना कि इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है, सेम तरीके से अगर पार्टनर बोल रहा है कि मुझे भी तो बिजनेस से मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो कोई भी जैसे वाई टेक ओवर किया है तो वाई को बिजनेस से कितना मिलने वाला है, यहाँ दिख रहा है 3,30,000, जिसमें से वाई बोल रहा है हम 2,50,000 का स्टॉक लेके जाएंगे। ठीक है, लेके जाओ। अब इनमें एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ लेके जा सकते हैं, तभी लेके जा रहा है। तो अगर लेके जा रहा है तो वाई को जो भी पेएबल अमाउंट है उसमें से 2,50,000 कम देंगे, तो फिर वाई को हम लोग क्या करेंगे, वाई अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, कितने से 2,50,000, मतलब वाइज कैपिटल अकाउंट को। तो रियलाइजेशन में पोस्टिंग क्या होगा, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, यहां पर हो जाएगा बाई वाइज कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर 2,50,000। और इसका और एक जगह पे भी पोस्टिंग होगा, क्योंकि कैपिटल का बात आ गया तो यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो क्रॉस पोस्टिंग है। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक टेकन, सिर्फ वाई के कॉलम में 2,50,000। ठीक है, तो बात तो वही हुआ ना, देखो वाई को 3,30,000 मिलेगा, लेकिन अगर वो 2,50,000 का स्टॉक लेके जा रहा है तो उसको उतना अमाउंट कम पे करेंगे, सीधा बात है कि भाई बिजनेस का डीलिंग है। देखो तुम्हें 3,30,000 मिलेगा, तुम अगर 2,50,000 का स्टॉक ले रहे हो तो उतना तुम्हें कम मिलेगा, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट अलाउड कर दिया 5%। ठीक है, तो क्रेडिटर को कितना पे करना था और क्रेडिटर ने कितना डिस्काउंट अलाउड किया। अब देखो क्रेडिटर को, इसका मतलब हम लोग कितना पे करेंगे, मुझे एक चीज बताओ, क्रेडिटर का अमाउंट था हम लोगों का 3,20,000, हम लोगों ने उसको जीरो कर दिया, मानते हैं, लेकिन क्रेडिटर बोल रहे हैं जब पे करोगे मुझे 5% कम पे करना, तो हम लोग क्रेडिटर को कितना फिर पे करेंगे, यहाँ अमाउंट नहीं बताए, यहाँ एक लैंग्वेज बता दिया कि क्रेडिटर को 5% कम पे करना है, तो क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ेगा बोलो? 3,04,000.
हाँ 3,04,000 पे करेंगे क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट हम लोग का कितना था 3,20,000, जिसमें से बोला कि 5% ना कम पे कर दो, ठीक है। तो इसको 5% अगर कम पे कर दोगे तो ये बन जाएगा 3,04,000। हम लोग क्रेडिटर को इतना पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब बोलो एंट्री क्या होगा क्रेडिटर को जब पेमेंट कर रहे हैं, बोलो एसेट बेचा जैसा होगा क्रेडिटर को पेमेंट उस तरीके से क्रेडिटर अकाउंट ट्रीट। डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि क्रेडिटर ऑलरेडी जीरो हो गया। Discount allowed to realization. डिस्काउंट अलाउड तो नहीं होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर वो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रियलाइजेशन 3,04,000 तो पहला बात डिस्काउंट नहीं है। अगर तुम लोग Realization account debit to bank. हाँ रियलाइजेशन टू बैंक या कैश होगा क्योंकि हम लोग का तो वही सीधा एंट्री वही हो रहा है ना। हम लोग का एक एंट्री रियलाइजेशन का होगा और दूसरा एसेट या लाइबिलिटी का नाम होगा बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी कैश या बैंक होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश क्रेडिटर पेमेंट। क्योंकि देखो हम लोग जीरो अमाउंट के अगेंस्ट में जो भी पे करेंगे लॉस है, तो जो लॉस है उसको रियलाइजेशन से ट्रीट किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3,20,000 माइनस 3,20,000 इंटू 5%, और डिस्काउंट जो है वो 5% अमाउंट होगा। और यहाँ पर हम लोग उसको डिस्काउंट उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पूरा उसको जीरो कर दिया ना, तो उसके अगेंस्ट में जो भी पे करेंगे वो हम लोग का पूरा ही लॉस है। उसमें कुछ डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली डिस्काउंट अब रहा नहीं क्योंकि हम लोगों ने उसको जीरो कर दिया। लेकिन ये अमाउंट लेके क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है, इस वजह से। अब बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 6,000, ये बोल रहा है कि एक्सपेंस हुआ है रियलाइजेशन का 6,000, तो इसका एंट्री क्या होगा अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, मैंने लिख पाया भी है, बोलो क्या एंट्री होगा। देखो सीधा सा बात है, एंट्री में इतना कंफ्यूजन क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर पे कर रहे हैं तो टू कैश होगा, अगर पैसा मिल रहा है तो कैश डेबिट होगा, ये होगा। और रियलाइजेशन डेबिट या क्रेडिट होगा उसके अगेंस्ट में, और तो कुछ होगा नहीं, ये तो आसान सा है। तो बोलो क्या होगा एक्सपेंसेस पेमेंट का एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से हम देख के तो बता, वो भी हम दिखाएं, ठीक है। देखो एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 लाख 3 लाख 5 लाख मतलब 13 लाख 13 लाख और 3 लाख 16 लाख, और ये हो गया 16,10,000 16,10,000, ठीक है। अच्छा अब माइनस हो जाएगा 3 लाख और 5 5 3 8 8,40,000 8 और 4 12,80,000 12,80,000 और 2,50,000 15,30,000 माइनस 16,10,000 80,000 हुआ रियलाइजेशन का लॉस बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 4/9 3/9 2/9, देखते हैं कितना कितना अमाउंट आएगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा लग रहा है जैसा डेटा है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 पॉइंट में आ रहा है 35,556 कर देते हैं 35,556। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इंटू 3 26,667। अब ये 80,000 से बाकी अमाउंट को माइनस करेंगे तब जाके क्या होगा ना 80,000 एग्जैक्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो
हम तो ऐसे एडजस्ट करके कर देंगे। 17,778 नहीं लिखना है, 17,777 लिखना है, ताकि ये ऐड करने से 80,000 आए। अगर इसको भी राउंड करके 8 कर दोगे तो फिर ये 80,000 से ज्यादा आ जाएगा 1 रुपया, तो हमें उसका एडजस्टमेंट करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो मैंने थोड़ा लॉजिकली समझाने का कोशिश किया। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो सिंपल सा बात है, जब एसेट बिकेगा तो कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। और जब मतलब लाइबिलिटी पे ऑफ होगा तो टू कैश, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। अब बिक रहा है तो पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट, पैसा जा रहा है तो टू कैश, बस इतना सा ही। लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफर करते हैं टू रियलाइजेशन लॉस। 35,556, 26,667, 17,777 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को इसको क्लोज कर देना। देखो क्लोज करने से हमें क्या मिलेगा, देखो सीधा बात है, एक्स ने बिजनेस में 4 लाख लगाया था, जनरल रिजर्व का 40,000, तो एक्स को मिलने वाला था 4,40,000, लेकिन रियलाइजेशन लॉस हो चुका है 35,000, मतलब बिजनेस बंद करते हुए लॉस हुआ है। सीधा बात है, रियलाइजेशन लॉस का मतलब, तो अगर बिजनेस बंद करते हुए लॉस हुआ है, उस लॉस को तो सभी पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, तो एक्स कोई अलग नहीं, उसको भी बेयर करना पड़ेगा। तो उसको मिलेगा 4,40,000 के जगह 4,04,000, चला गया 4,04,444 टू कैश। ये कोई टू बैलेंस सीडीबीडी नहीं लिखना है हम लोग को। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो अगर उसको मिलने वाला है पैसा, वो लेके चला जाएगा। ठीक है, 4,40,000। अब वाई को मिलने वाला था 3,30,000, ठीक है, लेकिन उतना उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी, ये देखो, उसने ऑलरेडी जो है यहाँ पर 3,30,000 उसने ऑलरेडी स्टॉक ले रखा है 2,50,000 का, तो उतना कम कर देंगे। ठीक है, और उसका रियलाइजेशन लॉस उसको बेयर करना है 26,667 का, तो फिर उसको कितना मिलेगा 53,333, तो टोटल हो गया 3,30,000। यहाँ पर जेड का देखो, उसको मिलना था 2,20,000, लेकिन रियलाइजेशन लॉस भी उसको भी बेयर करना पड़ेगा, तो 2,20,000 माइनस 17,777। ठीक है, तो ये हो गया 2,02,000, 202,223, 202,223। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। तो टू कैश क्यों लिखना है? क्योंकि पार्टनर अपना पैसा लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो यहाँ पर मैंने वो भी एंट्री लिखवाया ना, अगर पार्टनर को पैसा मिलेगा, अमाउंट इज पेबल टू पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक, वही हुआ पार्टनर्स कैपिटल टू कैश लिखा है मैंने। अच्छा, कैश अकाउंट को मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले यहाँ से क्रॉस पोस्टिंग होने वाला था, ये साथ ही साथ करना चाहिए था, हम भूल गए। तो देखो बाई कैश है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। जब एसेट बिकता है तो कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब क्या क्या रियलाइज हुआ था, एक फिक्स्ड एसेट बिका था और डेटर से पैसा मिला था। फिक्स्ड एसेट 5,20,000 का और डेटर का 4,40,000 रुपीज रिकवर हुआ था। और हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया था, तो क्रेडिटर को पेमेंट का एंट्री क्रेडिटर नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर 0 हो चुका है। तो हम लोग का एंट्री होता है क्रेडिटर को जो पेमेंट करते, जस्ट चेक करो प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस है, क्योंकि 0 के अगेंस्ट में पे कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया, बोला था कि 5% कम पे कर दो, तो 3,04,000। और एक हम लोगों ने पेमेंट किया रियलाइजेशन एक्सपेंस, और एक रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस का 6,000 ये पेमेंट किया। और देखो यहाँ पर हम लोगों का ये जो पार्टनर है उनको हम लोग कैश पे करेंगे, तो यहाँ पर हो गया बाई एक्सेस कैपिटल, बाई वाइज कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल। अच्छा, ये अमाउंट कितना है, 4,04,444, 53,333, 202223, 202223,
और ये दोनों साइड हम लोग का हमेशा टैली हो जाना चाहिए। उसका रीजन भी बता देते हैं क्यों टैली होना चाहिए। देखो हमारे पास इतना पैसा था हम लोगों ने और इतना पैसा जुगाड़ कर लिया, ठीक है, एसेट बेच के, तो हमारे पास कितना पैसा आ गया, तो देख लो टोटल हमारे पास कितना पैसा आ गया, 5 लाख और 4 लाख, 9 लाख, 9 लाख, और यहाँ पर 40 और 20, 60 और 10, 70, तो 9,70,000। एक बार म्यूट कर लो ना, किसी का अनम्यूट हो गया लग रहा है। देखो तो यहाँ पर चला गया, ये देखो, हाँ, तो हम लोगों ने 9,70,000 हमारे पास अवेलेबल हो गया इंक्लूडिंग द कैश, ठीक है, और एसेट बेच के। अब ये पैसे से करना क्या था, लाइबिलिटी पे करना था, तो देखो ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, और अगर पैसा बच गया, तो पार्टनर लोगों को जाएगा। तो ये पे करने के बाद देखो 9,70,000 पे करने के बाद, अरे ये देखो 9,70,000 पे करने के 9,70,000 में से 3,04,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, 3,10,000, ठीक है। 3,10,000 पे करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 6,60,000, मतलब इसका टोटल 6,60,000 होना चाहिए जो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखते हैं 404444 प्लस 53,333 प्लस 20,2223, तो देखो 6,60,000 हो गया, इसीलिए टैली हो जाएगा। मैंने बोला भी था कि हम लोग का कैश अकाउंट जो है वो हमेशा टैली हो जाए, तो टैली हो गया, ठीक है। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत कोशिश करो, होगा। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। ये बीच का इलास्ट्रेशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि उतना हम लोगों ने भी नहीं सीखा है कि हम लोग वो कर सके। यहाँ पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, तो थोड़ा यहाँ एंड में आना है हमें। ये वाला क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। Their balance sheet as on 31st March 2022 is as follows: plant machinery, fixture, stock, sundry debtor, cash, कैपिटल, रिजर्व फंड और क्रेडिटर। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो मुझे बोलो रियलाइजेशन में क्या क्या जाएगा, प्लांट रियलाइजेशन में जाएगा, बोलो प्लांट रियलाइजेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, Yes, ma'am. फिक्सचर, जाएगा। हाँ स्टॉक, जाएगा। हाँ सन्ड्री डेटर, जाएगा। कैश नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा अपना, ठीक है। चलो अब ये बोलो क्रेडिटर हाँ जाएगा। रियलाइजेशन में जाएगा, रिजर्व फंड हाँ जाएगा। कैपिटल नहीं, पार्टनर्स का ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसीलिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखो बोला है कि प्लांट मशीनरी, ये सब इन्होंने रियलाइज किया, मतलब बेचा मार्केट में। प्लांट मशीनरी 1,02,000 में, फिक्सचर इतने में, स्टॉक इतने में, सन्ड्री डेटर इतने में। क्रेडिटर ने 5% डिस्काउंट दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, ये हम बताते हैं क्या होगा, 6,000 which was taken over by Q at 4,800। बोल रहा है एक एसेट था जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, 6,000 का एसेट जो कि क्यू पार्टनर क्यू ने 4,800 में टेक ओवर किया है। एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फॉर जीएसटी हैड कम टू नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड। अच्छा तो देखो दो चीज इनके नोटिस में नहीं था, एक तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिसमें लाइबिलिटी बोला जा रहा है कि इन्होंने पे किया है, जीएसटी का लाइबिलिटी था 4,200, और एक एसेट है जो पार्टनर ने टेक ओवर किया है। तो हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा, पहले तुम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट बनाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके साथ साथ ही हम बता दें रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल है पी क्यू आर,
मतलब PQR 3 पार्टनर है, उनका कैपिटल है और कैश है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके चीजों को ब्रॉट डाउन, जहां जहां जो अकाउंट में जाएगा पहले वो करेंगे, फिर हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स हमेशा बुक वैल्यू में राइट ऑफ करना होता है, एसेट को भी लाइबिलिटी को। टू सन्ड्री एसेट, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000। उसके बाद फिक्सचर 24,000। फिक्सचर 24,000 बुक वैल्यू पे यहाँ ला रहे हैं, यानी जीरो हो जा रहे हैं। अब हमारे एंट्री में प्लांट मशीनरी या फिक्सचर ये वाले लैंग्वेज नहीं आए। स्टॉक 60,000। अच्छा, फिर सन्ड्री डेटर 48,000। कैश का बैलेंस कैश में लिख देंगे, टू बैलेंस BD 60,000। टू बैलेंस BD 60,000। बाकी इधर फिर से देखते हैं। कैपिटल बाई बैलेंस BD 120, 48 और 24। तो बाई बैलेंस BD 1,20,000, 48 और 24,000। जनरल रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई रिजर्व फंड। 2:1 है रेशियो, ठीक है, मैंने लिख दिया 2:1। तो 2 to 4 + 1 5, 60/5, 15, 15 into 2 30,000। 15 into 2 नहीं, 15 नहीं हो रहा है ना, 5 12 होगा। 12,000, 12 into 2, 12 into 2 मतलब 24, 24 और 12। ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर, क्रेडिटर रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर। सॉरी, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी, उसके अंडर क्रेडिटर। ऐसे लिखने से बेटर इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्ट है, तो इसमें ऐसे करके लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन ऐसे करना चाहिए। अगर तुम लोग बाई सन्ड्री क्रेडिटर लिख देते हो तो वो भी गलत नहीं है। अगर डायरेक्टली लिख दिए टू प्लांट मशीनरी टू फिक्सचर तब भी ठीक है। 48,000। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये पूरा जीरो कर दिया। ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने जीरो कर दिया क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर प्लांट मशीनरी बिक गया। प्लांट फिक्सचर स्टॉक सन्ड्री डेटर, सभी से जो पैसा रिसीव हुआ है उसका एंट्री बोलो क्या होगा। सभी के लिए एंट्री बताओ। जो एंट्री एक जन के लिए होगा, एक आइटम के लिए, वैसा सारा ही सेम आइटम के लिए होगा। बोलो क्या एंट्री होगा। बोलो, मार्केट में ये सारे एसेट बिक गए तो क्या एंट्री करोगे। देखो कैसे चुप हो, क्या एंट्री करोगे। अकाउंट डेबिट United Machinery account debit to cash account. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा मिलने से कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सभी के लिए सेम एंट्री होगा। तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाई कैश स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि रियलाइज्ड है 1,02,000। अच्छा, उसके बाद सेम एंट्री फॉर फिक्सचर, तो यहाँ पर हो गया फिक्सचर, क्योंकि वैसे भी तो फिक्सचर नाम का कुछ बचा नहीं। ठीक है, जो भी एसेट बिकेगा सिंपल कैश टू रियलाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट ही होगा, जीरो के अगेंस्ट भी जो भी मिलेगा प्रॉफिट होगा। स्टॉक 84,000। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर 44,400 हो गया। ठीक है, ये बाकी चैप्टर से ये आसान पार्टनरशिप। उसके बाद क्रेडिटर ने बोला कि 5% कम दे दो। ठीक है, तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, टू कैश क्रेडिटर। कितना पेमेंट करने बोला है, 5% कम। क्रेडिटर कितना था, यहीं पर दिख रहा है 48,000, उस पे 5% कम कर, तो कितना हो जाएगा
45,600. अच्छा 45,600 हो गया, ठीक है। और क्या खर्चा बोला था? रियलाइजेशन का एक्सपेंस, ये सब तो अभी अभी हम लोगों ने किया ही। टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500। अब कैश में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दे, तब तो भूल गए थे, याद आ गया, चलो कैश में इसका क्रॉस पोस्टिंग करते। टू रियलाइजेशन, हमारे पास पैसा आया, बिजनेस बंद है तो एसेट तो बेचना ही पड़ेगा, और एसेट बेचोगे तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। टू रियलाइजेशन प्लांट मशीनरी फिक्सचर स्टॉक और सन्ड्री डेटर, ये सब रिकवर हुआ। ऐसा मत सोचो कि ये हम अकाउंट का नाम लिख रहे हैं, अगर अकाउंट का नाम लिखना होता तो हम रियलाइजेशन बोल के, ये आइटम का नाम है, ठीक है। एंट्री हो जाएगा कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 1,02,000, यहाँ देख देख के लिख देते हैं। 1,00,000 टू 1884 1884 और 44,400 था ये वाला, ठीक है। अच्छा, और जो पेमेंट किया उसके लिए लिखेंगे बाय रियलाइजेशन क्रॉस पोस्टिंग, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर और एक्सपेंस एक साथ ही कर देते, क्रेडिटर और एक्सपेंस। तो क्रेडिटर को कितना पे किया? 45,600 और ये 1500, 45,600 और ये हो गया 1500, ठीक है। अच्छा, अब नया पॉइंट कुछ आ रहा है, बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट था 6,000 रुपीज का, जो क्यू ने टेक ओवर किया है 4,800। तो बोलो क्या एंट्री होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट था 6,000 का, जिसको टेक ओवर किया गया है क्यू की तरफ से 4,800, बोलो क्या एंट्री? Use capital account debit to realization. यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सही बात है। देखो अनरिकॉर्डेड एसेट था, ठीक है, 6,000 का, जिसको हम लोगों ने टेक ओवर, मतलब क्यू ने टेक ओवर किया है 4,800। तो ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही हो गया यहाँ पर। तो अगर कोई पार्टनर टेक ओवर अगर बिक जाता वो एसेट, तो बाई कैश लिखते हैं, पार्टनर टेक ओवर किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई क्यूज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनरिकॉर्डेड, इसको लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर, ठीक है। 4,800 लिखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे पूछना चाहिए था कौन सा अमाउंट लिखे, जितने भी टेक ओवर किया उतने में ही लिखना चाहिए, 6,000 नहीं लिखना है, क्योंकि वैल्यू भले ही 6,000 था लेकिन टेक ओवर तो 4,800 में हुआ। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, तो इस पे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर 4,800 क्यू में चला जाएगा, क्योंकि क्यू के नाम का था। अब यहाँ पर बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू हुआ था जीएसटी का, जो बाद में इनको पता चला और इन्होंने वो पे भी कर दिया, तो बोलो क्या एंट्री होगा? पे किया है ना, जीएसटी का अमाउंट पे किया है 4,200। अब बोलो लाइबिलिटी का पे किया है, पहले ये रिकॉर्डेड था नहीं, तो हम लोग पे कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू कैश, क्योंकि अभी पेमेंट वेमेंट करेंगे तो यहीं पर दिखाना पड़ेगा जीएसटी पेड, ठीक है। 4,200। अब इसको क्रॉस पोस्टिंग करो कैश अकाउंट में बाई, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जीएसटी पेड, जीएसटी 4,200 हो गया। देखो ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन में देखते क्या, नॉर्मली रियलाइजेशन में लॉस होता है, एक्चुअली देखो लॉस होते रहता है तो भी ना कोई अपना बिजनेस बंद करेगा, लेकिन इसमें लग रहा है प्रॉफिट होगा, देखते हैं। इधर ही ज्यादा दिख रहा है, 48,000 1,02,000, ठीक है। 48,000 1,02,000
प्लस 18, 84, 44, 400 प्लस 4800, 3,01,200, 3,01,200। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,01,200। अब देखते हैं कितना डिफरेंसेस आ रहा है। 1,08,000, 24, 60, 48, 45, 600, 1,500 और 4,200। तो 9,900 आ गया। ठीक है, बहुत ही छोटा अमाउंट का प्रॉफिट है, लेकिन है तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू और आर। अच्छा, रेशियो है यहाँ पर लिखा है 2:1, मतलब 2 2 4 + 1 5। अच्छा, तो 9,900 डिवाइडेड बाई 5 इंटू मतलब 1980 और इसका डबल, बाकी दोनों का इसका डबल हो जाएगा, मतलब इंटू 2 कर लेते हैं 3,960 3,960। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट 3,960 3,960 1,980। अब इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि पार्टनर लोगों को कितना मिलेगा। अगर मिलेगा तो टू बैंक, अगर देना पड़ेगा तो बाई बैंक। देखते हैं, मिलेगा ही लग रहा है। 1,20,000, 24 और 960, मतलब ये हो गया हम लोगों का टोटल करने से 1,47,960, 1,47,960 मिलेगा। 1,47,960 पी को मिलेगा। क्यू को जो मिलेगा उसमें 4,800 कम कर देंगे, तो 48,000 ये हो गया। 48 + 24 मतलब 72,000 + 3,960 मतलब 75,000 हो जाएगा 960। 75,960 माइनस 4,800, तो ये 061,171,160 इतना मिलेगा। अच्छा, इसका देख लेते हैं 24, ये हो गया 24 और 12 मतलब 36 और 1 37,980। ये पूरा ही अमाउंट इनको मिलेगा, आर को 37,980। अब ये हम लोग का कैश अकाउंट में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन बोलकर। कैश अकाउंट अगर टैली हो गया तो फिर सोल्यूशन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय पीस कैपिटल, मैंने शायद रियलाइजेशन बोल दिया गलती से, कैपिटल भूल के जाएगा। ठीक है, बाय पीस कैपिटल, बाय क्यूज कैपिटल, बाय आर्स कैपिटल। तो कितना कितना अमाउंट आया? 14,7,960 71,160, 14,7,960 71,160 और लास्ट वाला था, यहाँ देखते हैं मुझे या नहीं, 37,980, 37,980। अब दोनों साइड होना चाहिए 10, देखते हैं कितना। 1,02,000 + 18 + 84 + 44 400 और ऊपर एक अमाउंट है 60,000। 3,08,400, 3,08,400 इधर भी इतना आना चाहिए। -45,600 -1,500 -4200 -147,960 -71160 -37,980। हाँ, मैच हो रहा है। 3,08,400। ठीक है, तो देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो ये दोनों ही हो गया। आसान है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम लोग को बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा।
इसमें अभी हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक पॉइंट किया ना कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो उसका हम एक नोट लिखवा देते हैं। देखो ये हमें फॉलो करना है। देखो, इफ नो इंफॉर्मेशन is given regarding settlement of a liability assumed it to be settled at book value। अगर हमें कोई एक लाइबिलिटी के सेटलमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो हम लोग ये मानेंगे कि वो लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे सेटल हो जाएगा। जैसे मान लो क्रेडिटर दिया हुआ है लेकिन क्रेडिटर को पे कर रहे हैं ऐसा नहीं बोला हुआ है, तो भी हम लोग क्रेडिटर को पे करेंगे कितना, जितना उसका बुक वैल्यू। मान लो बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 दिख रहा है और कुछ नहीं बोला है कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, तो हम लोग ये मानेंगे कि क्रेडिटर को हम लोग कुछ ना हो 10,000 तो जरूर पेमेंट किए हैं। और इफ नो इंफॉर्मेशन is given regarding settlement of asset, जैसे मान लो फिक्स्ड एसेट एक है जिसको हम लोगों ने बेचा है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ एसेट या फिर रिगार्डिंग सेटलमेंट नहीं बोलते, एसेट के लिए बोलो रियलाइजेशन। ठीक है, ये वर्ड सही नहीं जा रहा। रियलाइजेशन ऑफ एसेट एज्यूम नथिंग इज रिसिप्ट, मतलब वही कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, कि एसेट अगर एसेट बिका कि नहीं उसके बारे में अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो एसेट नहीं बिका है, लेकिन लाइबिलिटी पे हुआ कि नहीं उसके बारे में अगर कुछ नहीं भी बोला हुआ है तो भी लाइबिलिटी पे ऑफ हुआ है, कुछ नहीं तो बुक वैल्यू। ठीक है, हमें बुक वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ और भी नोट्स आएगा, तो अभी मैंने ये दो लिखवा दिया आज के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में और दूसरे क्वेश्चन के साथ दूसरा नोट लिखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग आज जो मैंने बताया है उसको ही थोड़ा देखो और होमवर्क कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही मैम 16 नंबर पे है। 16 बाय मैम।